आज हम सर्वनाम और जो सर्वनाम के जितने भी भेद होते हैं तो सर्वनाम के भेदों का अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा था संज्ञा और आज हम उसके बाद देखेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम किससे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण जैसे महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। इसके बाद हम फिर से नहीं बोले कि महात्मा गांधी जो प्रारंभिक परीक्षा गुजरात में पास की, तो हम उसके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे यह है, वह है, वे, हम, ये सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम एक एक सर्वनाम का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी क्रम हो निजवाचक। तो इन सर्वनामों में एक पूरा सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस में से उस शब्द के नीचे अंडरलाइन होती है जिससे हमें बताना पड़ता है कि सर्वनाम कौन सा है। एक उदाहरण देखो, जैसे हम देखते हैं कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? यह ऐसी अंडरलाइन होगी तो यहाँ पर बताना पड़ेगा निजवाचक। तो जिन शब्दों से अपने स्वयं का बोध हो, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा या मैं वहां से आया हूं, तो जिन शब्दों में स्वयं या अपना खुद निज कुछ कार्य करते हैं वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सर्वनाम है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक मान जिन सेंटेंसों को पढ़ने में एक प्रश्न का बोध होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन आया था, कौन आया था, तो ये है, तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, कौन आया था, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जिस यहाँ पर लिखा है वह क्या कह रहा है, वह क्या कह रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो जिन प्रश्नों को पढ़ने से या जिन सेंटेंसों को पढ़ने से प्रश्न का बोध होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण से हम ये समझते हैं कि वह क्या कह रहा था, एक सेंटेंस होगा, इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इस स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसमें जो इसका तीसरा भेद होता है वो होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो वाक्यों में ये अनुभव हो जाता है कि प्रश्न में किसी निश्चित की बात की गई। जैसे यह मेरी टेबल है, तो इसमें निश्चित हुआ कि यह मेरी टेबल है। वह आपकी पुस्तक है, तो इसमें निश्चित हो जाता है कि यह वस्तु किसकी है। जब ये निश्चित हो जाए तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के माध्यम से देखते, जैसे लिखा है वे हमारे कॉलेज के छात्र है, तो यहाँ बे में जैसे अंडरलाइन होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वे हमारे कॉलेज के छात्र हैं, ये कौन सा सर्वनाम है, तो इस स्थान पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह हमारी पुस्तक है, तो इसमें यह में अंडरलाइन है, यह हमारी पुस्तक है, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद हम देखते जो अगला प्रकार है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें सेंटेंस को पढ़ने में बात निश्चित नहीं होती है, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण जैसे लिखा है उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कुछ नहीं लिखा, इसमें कोई निश्चय नहीं हुआ, तो इस स्थान पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके अतिरिक्त जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे, इस स्थान पर भी निश्चित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका जो पांचवा भेद है संबंधवाचक। संबंधवाचक में जैसे जो आएगा सो पाएगा, तो इसमें जो आएगा सो पाएगा, जो आएगा सो पाएगा, तो इस स्थान पर इसमें संबंधवाचक है और सो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पर वैसी एक संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो इसके अलावा ये इसके 5 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6 भेद में से हमने 5 का अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम में चाहे पुरुष शब्द हो या स्त्री, दोनों के लिए प्रयोग होता है। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सर्वनाम प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं तो पुरुषवाचक का जो पहला प्रकार होता है वह है उत्तम पुरुष। इसका जो दूसरा प्रकार होता है वह मध्यम पुरुष। इसका जो तीसरा प्रकार होता है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष में वे शब्द आते हैं जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, मैंने, हमको, हमारा, हमसे। तो जिन शब्दों में स्वयं का बोध होता है वहां पर उत्तम पुरुष होता है। इनके क्वेश्चन अलग से बने होते हैं, जैसे मैं, हम, हमें, हमको। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। जो शब्द हम दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं वहां पर मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम, आप, आपने, आपका, हम। जैसे मैं, आप, तुम, आपका, तुम्हारा, तुमसे आदि। तो जो शब्द हम दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं उनमें मध्यम पुरुष होता है। इसके अतिरिक्त जो हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं वहां पर अन्य पुरुष होता है। जैसे हम उदाहरण करते हैं वे, वह। तो ये शब्द अन्य पुरुष होते हैं। तो इस प्रकार ये सर्वनाम समाप्त हुआ। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनेंगे वो अलग से आएंगे कि जैसे लिखा है वे वहां जा रहे हैं, वे वहां जा रहे हैं, इसमें कौन सा पुरुष होगा? तो इसमें अन्य पुरुष होगा। जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो हम में कौन सा पुरुष है? तो हम में उत्तम पुरुष होगा। वह किताब पढ़ते हैं तो अन्य पुरुष होगा। तो इस प्रकार से उनमें शब्दों के नीचे अंडरलाइन होती है जिसमें पूछा जाता है कि सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो इसके बाद जो हम अगली क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे विशेषण का। आज ये समाप्त।